मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चेस्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताने वाली हूँ कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग फेफड़े की एक्सरसाइजेस कराते हैं, कौन कौन सी इंडिकेशन है, किन कंडीशनों में हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो आज मैं इनको पेशेंट बनाई हुई, इसके साथ मैं बताती हूँ कि चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी या फिर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन बहुत ही वास्ट कोर्स है जिसके अंदर आता है जैसे कि कोई भी फेफड़े से संबंधित परेशानी हो, लंग्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, लाइक COPD हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकिएक्टेसिस हो, लंग्स में किसी तरह का कोई एब्सिस फॉर्म कर रहा हो जिसके कारण कि पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑन द बेड साइड अगर पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में होता है तो हम लोग ICUs में जाकर चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। अगर पेशेंट नॉर्मल है या अपनी डे टू डे एक्टिविटी कंप्लीट कर पा रहा है तो हम लोग उसको ADL एक्सरसाइजेस वार्ड में या फिर उनके घर पे भी चेस्ट फिजियोथेरेपी ट्रेन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि चेस्ट फिजियोथेरेपी सिर्फ फेफड़े की फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कराना नहीं है। जैसे कि आप चेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कराते हैं तो वो मोस्टली आप उनको ट्रेन करते हैं मोर ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए, राइट, मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन के लिए, जो कि आपके लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपके वाइटल्स को इम्प्रूव करता है और पेशेंट को हेल्प करता है नॉर्मलाइज होने के लिए। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी मोस्टली 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है या बांटा जाता है, जिसमें पहला है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसमें कि सांस लेने की एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड थर्ड वन इज एक्सरसाइजेस फॉर अपर एंड लोअर लिम्ब। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम लोग परकशन देते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, वाइब्रेशन देते हैं, सक्शनिंग कराते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक सिखाते हैं कि अलग अलग पोजीशन में मरीज को किस तरीके से लेटाना है जो कि सेक्रीशन को रिमूव करने में, जो हमारा फेफड़ों में जो सेक्रीशन है उनको रिमूव करने में और एयरवेज को क्लीन करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो मोस्ट ऑफ ऑल जो कि मैंने आपको बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी हम लोग देते हैं हार्ट के, किसी तरह की कोई हार्ट की सर्जरी हुई हो आप उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई आपकी सर्जरी हुई होती है जो अपर थोरैसिक लीवर पर सर्जरी है तो पेशेंट क्या है, एक्टिव असिस्टेड कफिंग, खांस नहीं पाता, उसको वो कॉन्शियसली खांसता है जिसके कारण कि सेक्रीशन बनने लगते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाता, सांस लेने में उसे परेशानी होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सिखाते हैं कि एक्टिव असिस्टेड ब्रीदिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपने हाथ को सर्जिकल एरिया पे रखकर पेशेंट को ट्रेन करना है कि आपका यहाँ पर सर्जरी हुई है तो आप इस तरीके से कोई आपके टॉवल को रोल करते हुए उस पोजीशन पे होल्ड करते हुए आपको कफिंग करना है। इससे क्या होता है कि आपकी अफेक्टेड एरिया पे स्ट्रेस कम लगती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन क्यों कराना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एयरवेज को क्लीन करने के लिए, जो भी हमारे लंग्स में कंजेशन है, ठीक है, उसके कारण जो हमारा जो कफ आ रहा है उसको क्लीन करने के लिए, अगर जब तक हमारा कफ जो है वो क्लीन नहीं होगा तब तक प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा मरीज़, ठीक है। इससे उसको सांस लेने में परेशानी होगी, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। थर्ड वन इज़ फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि प्रॉपर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, सांस लेना और छोड़ना है, वो इजीली तरीके से कर पाए, इसके लिए कि और लंग्स के फंक्शन के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ पेशेंट के वाइटल भी इम्प्रूव हो, जिसके कारण जो अपना वो डेली एक्टिविटी है, जैसे कि पेशेंट अगर ICU में है, बेड रिडन है, तो आराम से बैठ पाए, चल पाए और अपनी रोज़ की जो ज़िंदगी में जो काम है वो आराम तरीके से कर पाए। तो फिजियोथेरेपी या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो है वो ICU के साथ शुरू होकर पेशेंट के मरीज़ के घर तक जाकर कंप्लीट होती है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे मरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको COPD है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है या फिर मस्कुलर कोई डिसऑर्डर है
एट्रोफी है, सेरेब्रल पाल्सी है या स्ट्रोक है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से मरीज़ बिस्तर पर लेटा हुआ है, उन लोगों के लिए भी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि इसमें फिजियोथेरेपी केयर आ गया। ठीक है, चेस्ट केयर। चेस्ट केयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि होता है कि आपका परकसन। हम इसमें परकसन में क्या करते हैं, इस तरीके से कप हैंड बनाते हैं और बहुत ही ईजिली लोअर लोब टू अपर लोब में इस तरीके से हम लोग परकस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये परकसन है, इस तरीके से, जो कि डिफरेंट पोजीशनिंग में हम लोग पेशेंट को कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीशन। किस एरिया में, किस लंग्स में, किस लोब में ज़्यादा सेक्रीशन है, उस एरिया, उस लोब्स में हम लोग देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सरे और डायग्नोज ऑफ द पेशेंट, राइट। सेकेंड वन इज़ परकसन के बाद हम लोग वाइब्रेशन किस तरीके से देते हैं कि एक्टिव हैंड को चेस्ट के ऊपर रखते हैं और आपका अनअफेक्टेड हैंड को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए इस तरीके से हम लोग वाइब्रेशन देते हैं। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी आईसीयू में हम लोग इलेक्ट्रिकल मोडालिटी वाइब्रेटर का यूज़ करके सेक्रीशन को रिमूव करते हैं। थर्ड वन इज सक्शनिंग, जो कि हम लोग सक्शनिंग करा के पेशेंट के एयरवेज को क्लीन करते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉस्चरल ड्रेनेज। मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉस्चर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके सेक्रीशन को रिमूव करने में हेल्प होता है। लाइक अगर पेशेंट का अपर लोब इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग उस को पोजीशन किस तरीके से करेंगे, अगर इनका लोअर लोब इन्वॉल्व है तो हम लोग पेशेंट को किस तरीके से लेटाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के पोजीशनिंग और उसके एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स पे। ठीक है, किस तरीके से आप उसको लेटा रहे हैं और किस तरीके से उसको ड्रेन कर रहे हैं, ये हमारा पॉस्चरल ड्रेनेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ब्रीदिंग टेक्निक। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कराते हैं कि पर स्लिप ब्रीदिंग। ठीक है, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा तक होल्ड करना है और मुंह से छोड़ना है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। थर्ड वन इज़ फोर्सफुल एक्सपायरेटरी टेक्निक। ठीक है, 1 2 3 4 ब्रीदिंग टेक्निक। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं उन सभी पेशेंट्स को जो कि वेंटी पे हैं। ठीक है, तो जो वेंटिलेशन पे वेंटी पे जो मरीज़ होते हैं उनको हम लोग सपोर्टिव डिवाइस देते हैं, हेल्प करते हैं मरीज़ को ताकि वो नॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर पाए और वो अपनी एयरवेज ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ईजिली तरीके से कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ की पोजीशनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके साथ आपको मैंने बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज़ स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो कि मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है कि कौन कौन सी वेरियस टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो अप करके घर पे भी इजीली पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। जैसे कि स्पायरोमेट्री में क्या होता है, मैं डाल दूंगी, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में देख सकते हैं कि हमें स्पायरोमेट्री का यूज़ किस तरह से करना है, वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कि हमें अब आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करना है, किस तरीके से आपको सपोर्टेड ब्रीदिंग करानी है, इसके साथ आपको भाप लेना है। ठीक है, स्टीमिंग किस तरीके से कराना है, पॉस्चरल मैनेजमेंट कराना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैसे पेशेंट जब भी आप चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं या फिर उनको करवाते हैं तो उनकी लिम्ब केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्किन केयर है। जब पेशेंट बेड रिडन होता है काफ़ी टाइम तक के लिए, अगर वो पेशेंट, जैसे कि मैं इनको बता रही हूँ, ये हमारी जो पेशेंट है, आप उधर दिखाओ एक बार। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक के लिए अगर ये लेटी रहेंगी तो क्या होगा, इनके बेड सोर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लाइक मसल वीकनेस हो सकता है। बहुत लंबे टाइम तक के लिए अगर मूवमेंट, अगर हमको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज या मूवमेंट एक्सरसाइजेज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, पेशेंट की मांसपेशियों में कमज़ोरी आएगी, जॉइंट जिस भी पोजीशन में लेटा हुआ है या मरीज़ जिस भी पोजीशन में लेटा हुआ है उससे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, स्टिफनेस होगी, उनको अपने जो जॉइंट्स है, मसल्स है, उसमें पेन होगा, साथ में उनकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें भी करने में काफ़ी हद तक उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो फिजियोथेरेपी जो है सो एक्सरसाइजेस फॉर अपर लिम्ब एज वेल एज लोअर लिम्ब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक चेस्ट फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में एक्सरसाइजेस और चेस्ट फिजियोथेरेपी कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साथ में ऐसे पेशेंट को मोटिवेट करना कि आप ब्रीदिंग करिए या एक्सरसाइजेस करिए
उससे वो अपने आप में एक्टिव महसूस कर पाते हैं और अपनी वो ईज़िली डेली एक्टिविटी पे शिफ्ट हो पाते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी वेरियस इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो अप करके पेशेंट को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में चाहते हो, लाइक आप टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि मैडम बताइए आप कौन कौन सी ब्रीदिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर असिस्टेड ब्रीदिंग है, फोर्सफुल एक्सपायर, तो आप मुझे उस पर कमेंट करेंगे तो मैं उस स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे भी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी।